नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ्स। ये डीएलएड या बीटीसी के प्रथम सेमेस्टर मैथ का क्वेश्चन पेपर है जो कि 25 पूर्णांक का होगा और समय इसका जो होगा 1 घंटे का होगा। यहाँ पर सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं। प्रश्न का जो टाइप होता है वो बहुविकल्पी होता है, अति लघुत्तरी होता है और लघुत्तरी होता है। इसमें सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जो ऑप्शनल प्रश्न होंगे, वो किस कैटेगरी और कितने रेंज तक आ सकते हैं। तो जैसा कि ये मैंने क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से 9 का अपवर्त। तो यहाँ पर दो चीज़ें अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगी, एक होगा अपवर्त और एक होगा अपवर्तनांक। जैसे आप अक्सर देखते हैं लघुत्तम समापवर्त होता है और महत्तम समापवर्तक होता है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर अपवर्त और अपवर्तनांक होगा। ठीक है, अपवर्तक होगा, अपवर्तक होगा। तो दो चीज़ें आपको अक्सर मिल जाएंगी जब आपको मिलता है अपवर्त। ठीक है, आपको क्या मिलता है? अपवर्त। तो इसका मतलब होता है गुणज, और गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। इस चीज़ को आप कायदे से समझिएगा क्योंकि इसी में राज छुपा हुआ है। अगर इस टर्म को आप समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी शब्द होंगे उसको आप समझ सकेंगे। और अपवर्तक, जैसे अपवर्तक, तो इसका मतलब होता है फैक्टर या फिर गुणनखंड। इसका मतलब क्या होता है? गुणनखंड। खंड मतलब छोटे छोटे भाग। समझ रहे हैं? अगर ये टर्म आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो इस प्रकार के जितने भी और चाहे जैसे भी घुमा के क्वेश्चन आएंगे आप उसको विद इन सेकेंड में हल कर देंगे। अब इन दोनों टर्म में हम एक ट्रिक आपके सामने लिखवाना चाहेंगे, उसको आप रट्टा मान लीजिएगा। बड़ा नाम छोटा काम। ठीक है, बड़ा नाम छोटा काम और छोटा नाम बड़ा काम। ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। जैसे ये अपवर्तक है, 1 2 3 4 5 इसमें अक्षर हैं, 1 2 3 4.5 अक्षर हैं। तो छोटा नाम ये है, तो ये छोटा नाम है, तो छोटा नाम बड़ा काम। मतलब इससे जो आंसर निकल के आएंगे वो बड़े आएंगे, और इसमें 5 अक्षर हैं तो ये बड़ा नाम है, और इससे जो आंसर होगा वो छोटे छोटे आएंगे। जैसे इस चीज़ को हम इस क्वेश्चन में समझते हैं। ये कतई मत समझिएगा, क्वेश्चन मैं लंबा कर रहा हूँ, आपको तुरंत भी बता सकता था, लेकिन ये अगर आप समझ जाते हैं तो यही क्वेश्चन नहीं, आप इसके जरिए बहुत सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं जो आपको सी टेट हो गया, चाहे यूपी टेट हो गया, चाहे सुपर टेट हो गया, सब में काम आने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा अपवर्त, छोटा नाम है तो बड़ा काम होगा। बड़ा काम कैसे? मतलब 9 का पूछा जा रहा तो 9 से ऊपर ही संख्याएं होंगी, लेकिन 9 के गुणा में। तो यहाँ पर हम देखेंगे 9 के गुणा में इसमें नहीं लिखी है, लेकिन इसमें 9 लिखा, 18 लिखा, 27 लिखा, 36 लिखा, बाकी किसी में 9 के गुणज में नहीं लिखे, तो ये वाला ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर यहीं पर अपवर्तक पूछता 9 के अपवर्तक, तो 9 के अपवर्तक कौन कौन से होते हैं? जो 9 को विभाजित कर दें, 1 3 और 9 स्वयं। ठीक है, 1 और 3 और 9 स्वयं। मतलब नाम बड़ा था लेकिन काम इसका छोटा है। और अपवर्त में क्या था? बड़े बड़े। जैसे नाम यह छोटा था, 9 होगा, फिर 18 होगा, फिर 27 होगा, फिर 36 होगा, फिर इसका 45 होगा। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, जो मैं कहने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्या। 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है? तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटें और 1 से कटें और दुनिया में और किसी चीज़ से नहीं कटनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, 31 और 37 ऐसी है जो स्वयं से कटती है और 1 से कटती है और किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 3 संख्याएं एक
अनुपात 2:3 के अनुपात में है, यदि महत्तम समापवर्तक मासा 12 है तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए, अगर कोई संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तो महत्तम समापवर्तक, ठीक है, ये देख लीजिए आ गया महत्तम समापवर्तक, हमेशा महत्तम समापवर्तक होगा और लघुत्तम समापवर्त होगा, ठीक है। अब वर्तक है, नाम इसका क्या है, बड़ा है, तो इसका काम छोटा होगा, मतलब मासा जो होता है छोटा छोटा निकलता है, जो संख्या दी होती है उससे छोटा छोटा निकलता है। तो यहाँ पर हम विकल्प से चलेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए हम विकल्प से उठाएंगे। सबसे पहले 10, 20 और 30, इन तीनों में ऐसी संख्या दिमाग में सोचो कि तीनों में भाग चला जाए, तीनों में भाग चला जाए। तो देखो, और महत्तम भी होनी चाहिए, तो 10 है ऐसी संख्या जो तीनों में भाग भी चला जाता है और महत्तम भी है, 5 भी है, 2 भी है, लेकिन महत्तम होनी चाहिए। तो यहाँ पर समझ रहे हैं आप, ऐसी संख्या देख लीजिए 1 से भी भाग चला जाएगा और 2 से भी भाग चला जाएगा और यहाँ पर 5 से भी भाग सब में चला जाएगा, 10 चला जाएगा, लेकिन महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है जितने ऐसी संख्याएं जिसमें सबसे बड़ी, तो ये मासा इसका हो जाएगा। अब 12, 24, 36, 1 का भी भाग चला जाएगा, ठीक है, 2 का भी भाग चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा और 4 का भी चला जाएगा, इसमें 6 का भी चला जाएगा और 12 का भाग चला जाएगा। मतलब ये तीनों संख्याओं में इन सभी संख्याओं से भाग चला जाएगा, लेकिन ऐसी संख्या जो महत्तम हो तो ये 12, तो मासा इसका कितना निकला, 12। इसका मतलब यही विकल्प सही है। ये चीज़ अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप पुनः वीडियो को पीछे करके दोबारा समझिए, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर फायदा तो करनी ही करनी है, आगे भी आपको बहुत फायदा करेगी। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं। तो बहुविकल्पी है, तो इसमें कोई विशेष हल करना नहीं है, केवल टिक मारना है। तो 30 का 80% निकाल लेंगे तो कुछ इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो 8 त्रिका 24 और 0 से 0 आप काट दीजिए, तो 24 जहां विकल्प सही होगा वही सही हो जाएगा, तो पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5वां नंबर, वह भी विकल्पी होगा। तो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर बड़ा ही आसान है, बड़ा ही प्यारा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर है 18% का भिन्न रूप ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं इसमें करवाना होता है। देख लीजिए 18 और जैसे ये लिखा है परसेंटेज, जैसे परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, परसेंटेज को हटाएंगे 1/100 कर देंगे। अब कह रहा है भिन्न रूप, भिन्न रूप का मतलब होता है जो बटे में लिखा हो। तो यहाँ पर इसको हम काटेंगे 2 से, यहाँ पर हो जाएगा 9 और इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 50। तो इस तरीके से जहाँ पर भी लिखा हो वो इसका विकल्प होगा, तो विकल्प नंबर चौथा सही है। इस तरीके से लगा पाएंगे। इसके बाद में 5 क्वेश्चन होने के बाद में आपको अब मिलेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी मतलब बहुत छोटे छोटे, लेकिन अब इसको आपको केवल शॉर्टकट में नहीं लगाना, बाकायदा उसको रिटन में लिख के दिखाना है, क्योंकि कॉपियां चेक की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आपको उत्तर कुछ इस तरीके से वहाँ पर लिखना होगा। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने आइजन लगा दिया, लेकिन आपको वहाँ पर लिखना है उत्तर में। और 3 अंकों की सबसे छोटी मतलब 0, 0, 1, ये 3 अंक हो गए और सबसे छोटी संख्या है। क्योंकि आपको पता है सबसे छोटा अंक 0 होता है और सबसे बड़ा 9 होता है। 9, 9, 9 करके लिखेंगे कोई संख्या तो सबसे बड़ी होगी, 0, 0, 0 करके लिखेंगे सबसे छोटी होगी। लेकिन अगर यहाँ पर तीनों 0 लगा देते तो ये तो शून्य हो जाता, कोई मतलब नहीं। इसलिए लास्ट में इधर तरफ बाएं तरफ 1 लगा देते हैं, जिससे उसका मान बरकरार रहे, कुछ ना कुछ मान रहे। अब लिखा है 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब परिमाप ज्ञात करना है वृत्त का, तो वृत्त का परिमाप जो होता है आपको ऐसे लिखना है। सबसे पहले आपको लिख लेना है व्यास बराबर, क्योंकि वहाँ पर आपको लिख के दिखाना, व्यास बराबर है डी बराबर, डी कहते हैं इसको डायमीटर, तो ये 35 सेंटीमीटर है। अगर त्रिज्या की बात करें तो व्यास का आधा होता, तो आपको इस तरीके से लिख लेना है 35/2 सेंटीमीटर। अगर परिमाप की बात करें तो परिमाप जो वृत्त का होता है वो होता है 2πr, 2πr।
तो यहाँ पर 2 पाई का मान होता है 22/7, आप यहाँ पर उसका मान रख देंगे। इसके बाद में आर का मान जो होता है वो रख देंगे कुछ इस तरीके से, 2 से 2 कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा और 22 पंचे 110 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना होगा यहाँ पर। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर, 24/7 को दशमलव में बदलिए। क्या कह रहा है? 24/7 को आप दशमलव में बदलिए। बड़ा ही आसान है, भाग कर देना, बाकी कुछ भी इसमें नहीं करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको वहाँ पर भाग करके दिखा देना है। 7 तियाँ 21 आपके सामने, यहाँ पर बच जाएगा 3, आप दशमलव लगा लीजिए, बढ़ा दीजिए। 7 चौक 28, इसके बाद में 2 आ जाएगा आपके सामने और 0, क्योंकि दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा। अब 7 दूना 14 हो जाएगा, इसके बाद में 6 बच जाएगा, 7 दूना 14, 6 बच जाएगा और 7 8 56, फिर 4 बच जाएगा। तो ये क्रम पुनः रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं 3.4283, 3 अंकों तक बहुत है, पर्याप्त है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। जैसे ये है, ये रेखा है, ठीक है, रेखा है, इसमें कितने बिंदु हो सकते हैं? इसमें अनंत बिंदु हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इसका उत्तर होगा अनंत बिंदु। ठीक है, अनंत बिंदु, बिंदुओं की सीमा नहीं होगी, इनफिनाइट बिंदु इसमें होंगे। ठीक है, इसके बाद में लिखा है कौन सा अनुपात बड़ा है? 2/2:3 और 5:8, इसमें कौन बड़ा है? तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे 2/3 और 5/8। ठीक है, क्योंकि हमको उसको दिखाना है तो सबसे पहले यहाँ पर इनके हम हर बराबर करेंगे। तो इसमें हम 8 से गुणा करवा देंगे और इसमें हम 3 से गुणा करवा देंगे। सबसे पहले नीचे की वाली संख्या देखेंगे, अब ये हो जाएगा 16/24 और ये हो जाएगा तुम्हारा 15/24। तो नीचे नीचे बराबर कोई मतलब नहीं, तो उस हिसाब से ऊपर ये बड़ा है, तो इसका मतलब जो अनुपात है ये 2/3 यही बड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा ही आसान है। इसमें लिखा एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिक गए? तो यहाँ पे लिखना है कुल बिके कप कितने बिक गए हैं? 40 बिक गए हैं। तो परसेंटेज बिक्री की क्या है वो हमको निकालना है। तो आप ऐसे लिखें परसेंटेज बिक्री, तो 40/60 गुणा 100 आपको कर देना है। 0 से 0 कट जाएगा, अब ये आ जाएगा आपके सामने 400। कितना आ जाएगा? 400/6। तो ये आपके पास हो जाएगा 6×6 36, 4 बचा 6×6 36 और ये कुछ इस तरीके से परसेंटेज आपके सामने आ जाएगा। यही इसका उत्तर होगा, इस तरीके से लगेगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? बड़ा ही आसान ये भी क्वेश्चन है। बड़े ही आसान क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से लगाएंगे सभी क्वेश्चन लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 12 नंबर। 12 नंबर क्या कह रहा है 18 और फिर बड़ा ब्रैकेट है, फिर 14 प्लस फिर मझला ब्रैकेट 16, इस तरीके से दिया हुआ। तो सबसे पहले इसमें छोटा जो ब्रैकेट होता है वहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो 13 आ जाएगा। आप इसी तरीके से हल करवाइए तो बड़ा ही आसान लगेगा। ये आप ऐसे करवा लीजिए, माइनस ऐसे लगा लीजिए, 16 ऐसे कर लीजिए, मझला ब्रैकेट फिर ऐसे कर लीजिए, फिर 14 ऐसे लिख लीजिए, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर 18 माइनस, इस तरीके से आप इसको अब हल करवाइए। तो देख लीजिए ये छोटा ब्रैकेट जब हटेगा तो ये माइनस का 13 हो जाएगा। 16 में से 13 चला गया 3, ठीक है, मझला ब्रैकेट, फिर इधर बड़ा ब्रैकेट, ये प्लस, फिर 14, फिर ये बड़ा ब्रैकेट, फिर 18 और ये माइनस। अब इसको जब आप हटाएंगे मंझला ब्रैकेट को, ये 3 निकल के बाहर आ जाएगा। 14 और 3, 14 3 कितना हो जाएगा 17, बड़ा ब्रैकेट और ये 18 माइनस। अब इसको आप इसको खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 17। तो कुछ इस तरीके से एक आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? लिखा है पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। तो कोण बनाना है वो भी पटरी और प्रकार से। जब आप पटरी प्रकार की सहायता लेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सरल रेखा कुछ इस तरीके से खींचेंगे। ठीक है, खींच ली। इसके बाद में क्या करेंगे, जो आपका प्रकार होता है
उसमें पेंसिल ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके आप चाहे कितना भी चौड़ा ऐसे चाप हो चाहे पर कम हो, आप ऐसे करके ऐसे करवा देंगे, ठीक है, ऐसे करके आप ऐसे करवा देंगे, कुछ इस तरीके से चाप लग जाएगी। अब जो चाप होगी उसको कम ज़्यादा नहीं करेंगे, आपको ऐसे काटना है, ऐसे काटना है, ये 60 पे कटेगी, ये 120 पे कटेगी। फिर आपको आधे से कम दूरी, मतलब ऐसे जो है ऐसे दूरी नापनी है, आधे से कम दूरी, और यहाँ से प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पेंसिल होगी, यहाँ पे कट मारेंगे, इसकी सतह से यहाँ कट मारेंगे और ये ऐसे खींच देंगे। अब ये जो कोण आपका बनेगा ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बना देना है और ये आपका प्रश्न हो गया। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है। लिखा है राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा हुआ, उसे कितने में रुपये में बेचे उसे 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 300, लाभ दिया हुआ है, लाभ हमको 20% चाहिए, तो कह रहा विक्रय मूल्य बताओ। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है, विक्रय मूल्य कितने में बेचे कि 20% को उसको लाभ मिल जाए। तो बड़ा ही आसान है, इसमें कुछ नहीं, 300 का वो खरीदा था और 20% लाभ चाहिए 300 पर, तो 300 का तो खरीदा ही था और प्लस 300 का 20% उसको लाभ लेना है। तो इस तरीके से कर देंगे 300 प्लस 300 गुणा 20/100, ठीक है, 20/100, 0 0 0 0, 20 3 60, तो ये आ जाएगा आपका 300 और प्लस 60, तो ये आपके सामने आ जाएगा 360। 360 में यदि वो बेच लेता है तो उसको 20% का मुनाफा मिल जाता है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सभी क्वेश्चन बड़े ही आसान हैं। अगर आपको सिस्टम से करवाना है या फिर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो ये 1 घंटे का पेपर आप बहुत ज़्यादा 20 मिनट में हल कर लेंगे। यहाँ पर हमको समझाने में थोड़ा वक्त लग रहा, नहीं तो इसको बहुत ज़्यादा मैं 10 मिनट में सॉल्व करके आपके सामने दे सकता हूँ, लेकिन समझाना है इसलिए आपको कायदे से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59, 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 रहें। अब देखो, कोई ऐसी संख्या है जिससे 49 में जब भाग देते हैं तो 1 बच जाता है, और 59 में भाग देते हैं तो 3 बच जाता है, और 109 में भाग देते हैं तो 5 बच जाता है। तो सबसे पहले ऐसी संख्या कन्वर्ट कर लो जिससे कि शेष ना बचे। जो संख्याएं दी हैं वो ऐसे में बना लो कि इसमें शेष ना बचे। तो यहाँ पर संख्याएं ऐसे लिख लो, संख्याएं कौन कौन होगी? ये संख्याएं मान लो कि 49 में यहाँ अगर 1 ज़्यादा ना होता है तो 48 होता है, 48 पूरा उस संख्या से कट जा रहा होता, और यहाँ पर 59 में 3 ज़्यादा ना होता तो 56 पूरी उस संख्या से कट जा रहा होता, और 109 में अगर 5 ना होता एक्स्ट्रा तो पूरा कट जा रहा होता। तो ये अगर ऐसी संख्याएं होती तो वह संख्या ऐसी संख्या है कि पूरा कट जा रहा होता। और जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाती है, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाती है तो महत्तम शब्द आपने सुना है, और महत्तम का मतलब होता है बड़ा, और बड़ी से बड़ी का मतलब भी बड़ा होता है। तो आप समझ जाइए, इसका हमको क्या निकालना है? इसका निकालना है अपवर्तक या महत्तम समापवर्तक। अब ऐसी संख्या आप ढूंढिए कि 48, 56 और 104 को डिवाइड कर दे। ऐसी संख्या हमको ढूंढना है जो 48 को भी डिवाइड कर दे, 56 को भी डिवाइड कर दे और 104 को डिवाइड कर दे। तो आप इसको जब वहाँ पे लगा के दिखाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से हल करके दिखाना है, क्योंकि अगर हम 60 तरीके से बता देंगे तो वहाँ पर एग्जामिनर आपके इस आंसर को काट देगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 48 को हम डिवाइड करेंगे 24 आएगा, फिर डिवाइड करेंगे 12 आएगा, फिर डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को ऐसे लिख लेंगे। 56 को 2 से काटेंगे 28 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 14 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 7 आएगा, 7 को हम ऐसे लिख लेंगे। और फिर 104 को 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 52, फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा 26, फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा 13, और 13 को हम कुछ इस तरीके से
लिख लेंगे। ठीक है, अब देख लिए जो कॉमन होता है वही लिख लेते हैं मासा में, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 8 जो होगा वो इसका आंसर होगा। 8 का इसमें भाग करवाएंगे तो आपके सामने कुछ भी नहीं बचेगा, शेष में कुछ भी नहीं बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 16 है। 16 में क्या कह रहा है, 5a² + 4a - 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2 दिया हुआ। तो 5 और इसके जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 और -2, हमने क्या किया, a का मान उठा के इसमें रख दिया। तो 5 और जब 2 बार इसका करवाएंगे तो 4 आ जाएगा और माइनस 2 बार होगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस अब क्या होगा, 4 गुणा -2, इसके साथ गुणा होगा तो ये होगा -2। अब ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस अब ये आ जाएगा -8 और -2। अब देख लीजिए 20, अब माइनस प्लस में माइनस होता है। ठीक है, जब गुणा होगा 8 - 2, ये माइनस 10 हो जाएगा। तो 20 में से 10 चले गए तो आ जाएगा प्लस का 10, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप करवा देंगे। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही अच्छा है। यहाँ पे लिखा है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाँ, क्या है चित्र, लिखा है 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। 3 त्रिज्याएं क्या होती हैं, जो परिधि से केंद्र तक हों। तो यहाँ पर 3 त्रिज्याएं, OC नंबर 1, AO नंबर 2 और OB नंबर 3। ठीक है, इसके बाद लिखा 3 जीवाओं के नाम लिखो। जीवाएं कौन होती हैं, जीवाएं वो होती हैं जो केंद्र से होकर ना जाएं, परिधि, एक तरफ से परिधि से चलें, दूसरे तरफ परिधि में टच हो जाएं। जैसे ये जो है ये जीवा है, BC जीवा है। ठीक है, अब AB जीवा है। अब तीसरी कौन है, अब देखो यहाँ से चली और यहाँ तक पहुँची तो ये भी एक तरीके से जीवा है। परिधि के एक बिंदु से चली और दूसरे बिंदु तक गई, ये भी जीवा है, लेकिन इसको वैसे व्यास भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जो केंद्र से होकर जाती है इसको क्या कहते हैं, व्यास भी कहते हैं, लेकिन वो जीवा भी होती है क्योंकि परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है। इसके बाद में हमको क्या करना है, वृत्त का व्यास, देखो क्वेश्चन आ गया घूम के, तो AC, वृत्त का व्यास AC। इसके बाद में लिखा वृत्त का केंद्र, तो केंद्र है O। तो इस तरीके से आप इसको हल कर लेंगे। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इस पूरे प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में आपको कोई क्वेश्चन हल नहीं करना होगा। इसके लिए आपके पास में समय 1 घंटा रहेगा। अगर आप अच्छे से सभी चीज़ें पढ़ें तो आप विदिन 20 मिनट में पूरा प्रश्न पत्र हल कर लेंगे, अगर आपने हर एक चीज़ को बारीकी से समझा है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु से दोगुनी है। सलमा तथा रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लो यहाँ पे माना, ऐसे मान के लगाना होता, माना सलमा की आयु, सलमा की वर्तमान आयु, ठीक है, आज की मतलब करंट टाइम की, सलमा की वर्तमान आयु क्या है, ये है x वर्ष। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सलमा जो है अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। तो जो सलमा है किससे बड़ी है, अपने बहन रेशमा से। ठीक है, तो रेशमा छोटी होगी, रेशमा की वर्तमान आयु, रेशमा की जो वर्तमान आयु होगी वो सलमा से कम होगी 10 वर्ष। अब सलमा की हमने कितनी मानी है, x मानी है, इसका मतलब जो रेशमा है वो 10 वर्ष छोटी है, तो 10 वर्ष इसको हम छोटा कर देंगे। ठीक है, हमने छोटा कर दिया, समझेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सलमा अपनी बहन से रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, तो अगर इसको हमने 10 x माना तो इसमें हम घटा देंगे, वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब 4 वर्ष पहले सलमा की आयु, जो 4 वर्ष, अब यहाँ पे लिखना है ऐसे, 4 वर्ष पहले, ठीक है, 4 वर्ष पहले, ये कंडीशन है। अब दोनों की हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इसी तरीके से लिखिएगा जिससे कभी गड़बड़ होने की कोई शंका ही नहीं होगी, बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करना है, x इधर लिख लिया, x - 10 इधर लिख लिया। अब कंडीशन पढ़ते हैं, सलमा की आयु, सलमा जो है, सलमा ये है, सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी है 4 वर्ष पहले। अब हम
4 वर्ष पीछे जाते हैं। जैसे यहाँ वर्तमान है, हम इससे जाएंगे 4 वर्ष पीछे यहाँ पर, तो 4 वर्ष पीछे जाने में वर्तमान आयु हमारी ये और ये है, और पीछे जाएंगे तो 4 और 4 साल घट जाएंगे, तो इसमें से 4 वर्ष घटा दो और इसमें से 4 वर्ष घटा दो। हमने घटा दिया। अब क्या कह रहा है, जो ये है ये कह रहा है सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी। ये पहले से 2 गुनी है क्योंकि बड़ी है, तो सिंपल सी बात है ये 2 गुनी होगी। तो अगर बराबर के निशान कब लगाएंगे, जब यहाँ पर 2 से गुणा करवा देंगे, इसको 2 गुनी कर देंगे, इसके बराबर हो जाएगा। ये तो पहले से 2 गुनी थी, तो इसमें हम गुणा करवा दिया। x - 4 ये हो गया, और ये हो गया 2 गुणा x - 14 हो गया, ये हो गया x - 4 और x - 4 ये हो जाएगा तुम्हारा 2x - 28 हो गया। इसके बाद में क्या हुआ, इसको हम x को उधर ले जाएंगे, उसको इधर ले, ये 28 इधर आ गया, 4 ऐसे लिखा रहेगा, 2x - x, ये आ जाएगा तुम्हारा 24 और ये आ जाएगा x का मान कितना आ गया, मतलब जो सलमा की उम्र, वर्तमान उम्र कितनी आ गई 24, और जो रेशमा, ये सलमा की उम्र हो गई, सलमा की उम्र हो गई, और रेशमा की जो उम्र आप निकालेंगे, रेशमा की उम्र और ये वर्तमान उम्र है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे सलमा की वर्तमान उम्र, तो ये आ जाएगी आपके सामने x - 10 मतलब 24 - 10 मतलब 16 वर्ष। आप इसको चेक भी करवा सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये गलत है कि यह सही है, इसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था इसकी 16 आ गई, इसकी 24 है, तो कह रहा 4 वर्ष बाद, ठीक है। मान लीजिए वर्तमान आयु इनकी इतनी है, इसको अगर हम चेक करवाना चाहें, उत्तर सही निकाला कि गलत, तो 4 वर्ष पीछे इसमें चले जाओ तो 20 होगा, 4 वर्ष इसमें चले जाओ 12 हो जाएगा। अब इसे कह रहा है कि 4 वर्ष पीछे, ठीक है, 4 वर्ष हम पीछे चले गए, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 वर्ष पीछे जाने में, यहाँ पे देख लीजिए कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये 24 में से 10 चला जाएगा तो ये 14 आएगा, ठीक है, ये 14 आएगा। तो 4 वर्ष जब पीछे इसमें हम जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है, और ये कह रहा 4 वर्ष पीछे ये दोगुना होता, देखो 10 से दोगुना है, तो इस तरीके से हम अपना उत्तर भी चेक कर लेंगे। ये हमारा आंसर इस तरीके से लगाएंगे। तो आप अगर सिस्टम से करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो कोई भी प्रश्न पत्र कठिन नहीं होता, आराम से उसको करवा सकते हैं। यदि आपको ये अच्छा लगता तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज, हमारे फेसबुक पेज और हमारे जितने भी सोशल मीडिया पेज हैं सबसे जुड़ जाइए। धन्यवाद।